नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबर देखने के लिए हो जाएं तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में 200 बेड L2 लेवल के हैं, जहां हर बेड तक पाइप से ऑक्सीजन ले जाने की सुविधाएं दी गई हैं। वहीं 100 बेड L3 लेवल के हैं, जिसमें सभी बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा दी गई है। सीएम कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें हर स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए काम करना होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी की ई-बुक लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से काम किया और लोगों तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचाया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा की जो अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है, वह अवर्णनीय है। कार्यक्रम में गोरखपुर से ऑनलाइन जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया है, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। बीजेपी की ई-बुक में कोरोना काल में पार्टी की ओर से किए गए कार्यों का ब्यौरा है। बुक लॉन्च कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित अपने गुरु महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राम जन्म सिंह की पुस्तक श्री राम कथा और महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की स्मृति में पत्रिका विमर्श का विमोचन किया। सीएम अपने गुरु और दादा गुरु को याद करते हुए भावुक नजर आए। जिन कारणों से और जो कारक हिंदू समाज को कमजोर करने, समाज को विभाजित करने या भारत को कमजोर करने के माध्यम बनते थे, उनका वह डट करके विरोध करते थे। वहीं गोरखपुर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने भी महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं स्वयं सीखा कि मेरे लिए दुनिया नहीं, लेकिन नहीं कि सनातन धर्म की सेवा करते हुए अपने देश की तरक्की भी करें, राष्ट्र की तरक्की करें। सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि राम मंदिर निर्माण उनके गुरुओं के संघर्ष का परिणाम है। गोरखपुर से कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लिया। उन्होंने एटीसी और टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। सीएम ने एयरपोर्ट को जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर केंद्रीय विमानपत्तन अभिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पर्यटन की संभावनाओं के साथ माध्यम से विकास और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का एक पार्ट है। और उसी दिशा 25 वर्षों से ये मांग लंबित थी कि कुशीनगर में एयरपोर्ट फंक्शनल होना चाहिए और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। और मैं आभारी हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बचे हुए काम तय समय सीमा पर पूरे किए जाएं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहां एयरपोर्ट बनने से सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक के बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। वो गोरक्षनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। बागपत के दोघट से एक फौजी का परिवार 2013 में 5 लोगों की हत्या होने के बाद घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि गंगनौली गांव के प्रधान और उसके परिवार पर हत्या करने का आरोप लगा था। इस वारदात से डरकर फौजी का परिवार पलायन कर गया था। करीब 7 साल बाद फौजी के परिवार ने घर वापसी की है और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया है। पुलिस द्वारा आश्वासन पे 7 साल बाद मैं अपने खेत में आया। आसपास की फसल देख लो, और ये मेरा खेत जो पड़ा हुआ है, ग्राम प्रधान सुभाषना देवी और उसका पति सतवीर और उसके कुख्यात लड़के परवीन, रवि और ग्राम प्रधान सुभाषना देवी उसका पति, उसके कारण ये खेत नहीं बोया गया। खबर यह है कि रंजिश के चलते फौजी प्रवेश टाटी के माता पिता और चचेरे भाई की 2013 में हत्या कर दी गई थी और उनकी जमीन और मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। अब प्रशासन ने फौजी के परिवार की घर वापसी कराकर
सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है और जमीन पर कब्जा भी दिला दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने जब से रखी है तब से मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अब इस काम में तेजी लाने के लिए भारी भरकम मशीनों को अयोध्या में लाया जा रहा है ताकि काम को तेजी से किया जा सके। लेकिन मुश्किल तब सामने आई जब मशीन अंदर ले जाने के लिए रास्ता छोटा पड़ गया। गेट छोटा होने के कारण अंदर नहीं जा पा रही थी। काफ़ी बड़ी ट्राला पर आई है और काफ़ी बड़ी मशीन है। इस लिहाज से अब इसको अंदर ले जाने के लिए राम जन्मभूमि का जो संपर्क मार्ग गेट नंबर 3 है इसको तोड़ा जा रहा है। वैसे राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट ने विकास प्राधिकरण में पैसा जमा कर दिया है। मंदिर के नक्शे की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसके बाद खुदाई का काम करने के लिए जेसीबी मशीनों को और कासा ग्रैंड मशीनों को लगाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के पास खुदाई के दौरान 16वीं सदी के अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि काशी और मथुरा में भी जहां मस्जिद है वहां इतिहास काल में मंदिर था। ये सबूत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए की जा रही खुदाई के दौरान मिले हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान मिले अवशेष की जांच करने के लिए पुरातात्विक विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। सबूतों में कितना दम है ये जांच के बाद तय हो जाएगा। वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी जिसको लेकर विवाद है। फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम साक्ष्यों को जुटाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है ये सदी के अवशेष हैं या नहीं। अब उस रिपोर्ट में छुपा है जो रिपोर्ट पुरातात्विक विभाग की टीम अब मंदिर प्रशासन को सौंपने जा रही है। फिलहाल दूसरी ओर जो हिंदूवादी संगठन है वो उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर मंदिर होने का दावा करते हुए पुरातत्व सर्वे की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। हिंदू संगठन सालों से इस बात का दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनी है। इसको लेकर प्रयागराज में साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बैठक कर रहा है, जिसमें काशी और मथुरा विवाद पर चर्चा होगी। आप देखिए सुरंग में जो खुदाइयाँ हो रही हैं वहाँ मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। वहीं हिंदू संगठनों का दावा है कि मंदिर की जगह मस्जिद बनी है। इसकी जांच पुरातात्विक विभाग से कराई जानी चाहिए। मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर चढ़ा के बनाई गई है। जब से कॉरिडोर बन रहा है और उसमें दीवार हटी है तब से कोई भी आदमी अगर वहाँ जाएगा, अंधा व्यक्ति भी जाएगा तो वो बता देगा कि ये मंदिर है। ASI खुदाई करा ले और अगर वह विश्वनाथ मंदिर है तो वो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा इस 3 से कम पर समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। नारों में काशी और मथुरा नाम पहले से चर्चा में रहा है। ये साधु संतों और भक्तों के एजेंडे का हिस्सा भी रहा है, लेकिन अब बात सबूतों पर आकर टिक गई है। कई महीनों के बाद अब आप सोमवार से लखनऊ मेट्रो का सफर कर सकेंगे। मेट्रो प्रशासन ने 7 सितंबर से मेट्रो को चलाने का ऐलान कर दिया है। इसी के तहत महीनों से बंद पड़ी लखनऊ मेट्रो का टेस्ट रन हुआ। मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। बारीकी से हर काउंटर और सीढ़ियों की सफाई चल रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव सिंह ने इस दौरान मेट्रो का सफर किया। देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीते मार्च में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते बंद की गई मेट्रो सेवा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। कल 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन राजधानी लखनऊ में शुरू हो जाएगा। लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे मास्क, सैनिटाइजेशन, आरोग्य ऐप होना जरूरी है। तो सबसे पहले मास्क होना जरूरी है, उसके बाद में आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। आप हाथ सैनिटाइज करने के बाद में ही अंदर स्टेशन पे जा पाएंगे। आरोग्य सेतु अगर स्मार्टफोन है तो वो भी देखा जाएगा। जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है वो अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर लिखा करके डिक्लेरेशन देकर स्टेशन पर अंदर आ सकते हैं। तो आप भी लखनऊ मेट्रो में रफ्तार और रोमांच के साथ सुरक्षित सफर के लिए तैयार हो जाइए। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिस तेजी से कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ रही है उसी तेजी से कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। यूपी में रिकॉर्ड 1,55,846 सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से नए 6,777 कोरोना केस मिले हैं। इस आंकड़े को मिलाकर 61,625 कुल एक्टिव केसों की संख्या हो गई है। टेस्टिंग में अपना एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और जो हम बार बार हम लोग कह रहे थे कि हम अपनी क्षमता को हम 1.5 लाख ले जा रहे हैं। प्रदेश ने 1,55,946 सैंपल्स की जांच की। भले कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर दिन के हिसाब से बढ़ रहा हो, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार सुधार हो रहा है, जो यूपी के लिए राहत की बात है। अब तक यूपी में 2,738 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और अब देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में संक्रमण मरीजों के रिकॉर्ड 90,633 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा दुनिया भर के देशों में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
अयोध्या में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के मकसद से जिला प्रशासन काफी एक्टिव हो गया है। आज साप्ताहिक बंदी के दिन नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरे शहर को सैनिटाइज किया। डीएम आवास, एसएसपी आवास के साथ सरकारी कार्यालयों की इमारतों को भी सैनिटाइज किया गया। साप्ताहिक बंदी होने की वजह से दुकानें बंद थी, जिससे सैनिटाइजेशन में आसानी हुई। अयोध्या में रोजाना करीब 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर को सैनिटाइज करने का फैसला लिया। हम लोग शहर के विभिन्न और हर पब्लिक प्लेसों पे सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं। मेन मोटिव ही कोरोना कोविड-19 के जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे कार्य जो है अधिकारियों के नेतृत्व में करवाया जा रहा है। ये तय है कि अगर आम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो बढ़ते वायरस पर ब्रेक जरूर लग जाएगा। कानपुर के बिकरू कांड मामले में मारे गए विकास दुबे के फंड मैनेजर रहे जय वाजपेयी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब प्रशासन ने जय वाजपेयी के साथ उनके भाइयों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रह्मनगर स्थित इलाके में जय वाजपेयी के मकानों को जब्त किया जा रहा है। प्रशासन के साथ इसको अटैचमेंट किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो मकानों में ताले लगे हुए थे उनको हटा करके प्रशासन अपने ताले लगा रहा है। प्रशासन ने आज जय वाजपेयी के ब्रह्मनगर इलाके में बने मकान को सीज किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। दरअसल जय वाजपेयी पर बिकरू कांड के मुख्य आरोपी रहे विकास दुबे का साथ देने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस जय वाजपेयी को आरोपी बनाकर कार्रवाई कर रही है। कानपुर में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे हिस्ट्री शीटर बताया। साथ ही उसने अपने पति पर बेटे को जबरन छीनने का आरोप भी लगाया। मेरी अवस्था है, मेरी उम्र 21 साल है। पिछले 1 साल से मैं अपने बच्चे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ। पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस कहती है कि अपने कानून से लड़ो जाके, जबकि मेरा पति जो अमन वर्मा है, जिसके ऊपर 12-13 मुकदमे लगे हैं, एक अपराधी है, एक हिस्ट्री शीटर है। अब महिला पति से जान का खतरा भी बता रही है और मुझे धमकी देती है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को वापस नहीं ला पाऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दीजिए। वहीं दूसरी ओर महिला के पति ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मेरे ऊपर 12 मुकदमों का जो ये आरोप लगा रही हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे कोई 12 मुकदमे है ही नहीं। मेरा मुकदमा जो दहेज प्रथा का है वो कानपुर नगर न्यायालय में विचाराधीन है। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मुरादाबाद में कोविड अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक कोरोना पॉजिटिव हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने वाले हेड कांस्टेबल का नाम दिवाकर शर्मा है। उनकी सुसाइड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर उन्होंने जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि टीएमयू अस्पताल में 15 दिन के अंदर ये तीसरा सुसाइड है। इसके पहले 19 अगस्त को 28 साल की कोरोना पॉजिटिव कविता नाम की लड़की ने यहीं से कूदकर खुदकुशी की थी और 28 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव बैंक मैनेजर राजेश शर्मा ने सुसाइड किया था। और अब 5 सितंबर को 52 साल की पुलिसकर्मी दिवाकर शर्मा ने मौत के डर से मौत की छलांग लगा दी। कल रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि जिसमें हेड कांस्टेबल श्री दिवाकर शर्मा, जो कि एसएसपी ऑफिस में नियुक्त थे जन शिकायत प्रकोष्ठ में, उन्होंने टीएमयू हॉस्पिटल में खिड़की से कूद करके आत्महत्या कर ली है। मौके पे पुलिस वहां गई। जिस तरह से तीर्थंकर महावीर विद्यालय में बने कोविड-19 हॉस्पिटल में मरीज आत्महत्या कर रहे हैं, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग भी उठने लगी है। नोएडा में गौरव चंदेल हत्याकांड में उनकी पत्नी प्रीति चंदेल ने मुख्य आरोपी आशु की गिरफ्तारी के बाद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अब उनके पति के हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए। उन्होंने नोएडा पुलिस को भी धन्यवाद दिया है। बस इस बात का इंतजार है कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ। मैं भी शायद चाहती मैं यही हूँ कि जो उसने मेरे हस्बैंड के साथ किया वो उसके साथ में वही होना चाहिए। शनिवार को मर्डर केस के मुख्य आरोपी आशु की गिरफ्तारी मुंबई से हुई थी। हापुड़ पुलिस की एसओजी टीम ने विलेपार्ला की इला मार्केट से उसे पकड़ा था। उसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। 6 जनवरी की रात को परथला से गॉड सिटी जाने वाली रोड पर गुरुग्राम की कंपनी के रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 जनवरी की सुबह उनका शव यहाँ से बरामद हुआ। तो इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला है, क्योंकि आशु जाट पिछले कई सारे मामलों में वांछित था। कैमरा पर्सन जगदीश प्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, ग्रेटर नोएडा। यूपी के 2 जिले आज हत्या की वारदात से दहल उठे। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियान में घर की कलह से परेशान पति ने पत्नी की चार्जर की लीड से गला घोटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए हत्यारोपी पति पर कार्रवाई की मांग की है।
इसमें इसका पति वहाँ से फरार है। इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि कहीं उसके द्वारा तो इसका हत्या तो नहीं कर दी गई है। उधर गाजीपुर में पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधान का शव गांव के बाहर तालाब में मिला है। बताया जा रहा है कि चक फरीद गांव का रहने वाला नूर मोहम्मद सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया था, वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कोई इनका परिचित ही है। घर वालों से, परिजनों से सबसे वार्ता की जा रही है और ये अक्सर इधर से निकलते थे, आते थे पेड़ के नीचे 3-4 बजे के आसपास यहाँ यहीं से मॉर्निंग वॉक जाते थे। तो इस संदर्भ में बहरियाबाग में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में खेल खेल में बड़ी घटना सामने आई है। गांव दादूपुरा में पुलिस वाले के घर में गोली चलने से हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि घर के अंदर बच्चे अपने पिता की सरकारी पिस्तौल से खेल रहे थे। किसी ने इस दौरान बच्चों की तरफ नहीं देखा और इतने में ही खेल खेल में गोली चल गई। एकाएक गोली चलने से हड़कंप मच गया और 4 बच्चों को गोली लग गई। 3 बच्चे आए हमारे पास जो गोली की लगने की वजह से हमारे हॉस्पिटल में लाए गए हैं, जिसमें एक का नाम आयुष है, एक का दीपू है और तीसरे का एंजल है। आयुष जो है 8 साल का है, दीपू 13 साल की है और एंजल 8 साल की है। अमित कुमार की 13 साल की बेटी दीपू के पेट में, 11 साल की बेटी एनी के पैर में गोली लगी है। वहीं रणवीर की 13 साल की बेटी अदिति और 11 साल के आयुष के सिर में गोली लगी है। घटना के बाद चारों घायल बच्चों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको बताएं कि घायल बच्चों के पिता अमित कुमार और रणवीर सिंह दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। लोगों की जान को जोखिम में डालने वाले इस ड्राइवर को देखिए रोडवेज का ड्राइवर कितनी लापरवाही से बस को चला रहा है। रोडवेज की सरकारी बस के डैशबोर्ड पर पैर रखे और रफ्तार भर दी। अंजाम से बेपरवाह ये ड्राइवर कितनों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, उसे इसका अंदाजा जरा भी नहीं। तेजी से वायरल होता है वीडियो बरेली का बताया जा रहा है। ये लापरवाह ड्राइवर रुहेलखंड डिपो की बस को मुरादाबाद से बरेली ले जा रहा था, लेकिन बस के किसी यात्री ने ड्राइवर की करतूत का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन जरा सोचिए, उसका स्टंट कई लोगों की जान ले सकता था। ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूसरे ड्राइवरों को भी इससे सबक मिले। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक लड़की का घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि लालकुआ इलाके में ये लड़की रात 10 बजे के करीब अपने घर के बाहर टहल रही थी। उसी दौरान यूपी नंबर की एक गाड़ी आई और उसमें सवार किडनैपर्स लड़की को जबरन कार में बैठा कर ले गए। जब साथ में मौजूद लड़की की सहेलियों ने शोर मचाया तो पास पड़ोस के कई लोग आ गए और लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अपहरणकर्ता लड़की को अपने साथ लेकर फरार हो गए। जिसके बाद नाराज लोगों ने लड़की को सुरक्षित वापस लाने की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। वहीं पुलिस कह रही है कि जल्द ही सीसीटीवी की मदद से लड़की को वापस लाया जाएगा। आज रात लगभग 10 बजे के आसपास जो है हमारे लालकुआ थाने में क्षेत्र में एक बाहर यूपी के नंबर की गाड़ी आई और उसके द्वारा जो है किसी लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाना, ये जानकारी में आया है। इस टॉप विषय पे हमने जो है उसके परिजनों से बातचीत करी है। अभी सीसीटीवी इत्यादि कैमरों से हम चीज़ों को जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। सीएम योगी के निर्देश का असर देवरिया में देखने को मिला। डीएम अमित किशोर ने मुंडेरा गांव से राष्ट्रीय पोषण दिवस की शुरुआत की। यहां पहुंचकर डीएम ने अति कुपोषित परिवार से न सिर्फ हालचाल जाना, बल्कि परिवार को एक दुधारू गाय भी दी। इसके साथ ही पुष्टाहार और फल की किट भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने गाय को गुड़ और चना भी खिलाया। डीएम ने बताया कि सरकार की तरफ से गाय के चारे के लिए हर महीने 900 रुपए दिया जाएगा। जिले में 15 परिवार अति कुपोषित हैं और हर परिवार को एक गाय दी जा रही है। परिवार की काउंसलिंग भी हमने की है और अतिरिक्त पुष्टाहार भी परिवार को दिया जाएगा। हमने शुरुआत की है 15 जो हमारे गोवंश हैं जो दूध दे रही हैं गायें, उनको हम लोग 15 जो कुपोषित बच्चों का परिवार है उसको हम लोग देंगे। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि प्रतिदिन 30 रुपये मतलब महीने के 900 रुपये परिवार को दिया जाएगा, जिससे ये भूसा और अन्य चीज़ों का भी उपाय कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों को अति कुपोषित परिवार के बीच जाकर दुधारू गाय देने के निर्देश जारी किए थे। शिवसेना नेता संजय राउत के साथ चली सोशल मीडिया की जंग के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं।
हिमाचल सरकार अब कंगना रनौत को सुरक्षा देने जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। कंगना ने कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को बताया कि कंगना के पिता ने इस बारे में राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा था। सीएम का कहना है कि कंगना की बहन का उनके पास फोन आया था। कंगना 9 सितंबर को मुंबई जाना चाहती है। कंगना के मुंबई दौरे को लेकर सुरक्षा देने पर सरकार विचार कर रही है। कंगना हिमाचल की बेटी है, उसकी सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, कल उनकी बहन का फ़ोन आया था, मुझसे बात हुई है और उनके पिताजी ने पुलिस को लिख करके दिया है सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए मैंने डीजीपी को कह दिया है, स्टेट के अंदर भी, और अभी फ़िलहाल वो जहां मुंबई जाने का कार्यक्रम उनका 9 तारीख का है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।